Okay, so can you guys see my screen now? Yes, sir. Okay, Yes, sir. cool. So for today's session, we are going to cover malware and threats. Okay, so let me open my paint here. Okay, so let's start with today's session then, malware. So what do you understand by malwares? Anything? Guys, malware से क्या समझ में आता है? कुछ भी लेमैन टर्म्स में, एनीथिंग सुना तो होगा आज से पहले ये वर्ड। आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कैसे डिफाइन करोगे मालवेयर को? Sir, it's a kind of a virus designed to uh, affect files. ओके, kind of virus designed to affect files. Okay, anyone else who would like to put any kind of input? Nope. Chalo. So let me help you. So when we talk about malware, so first of all, malware is made up of two words, two terms. First one is mal, the next one is your ware. Okay, and what do these terms mean? Mal basically stands for malicious, and ware stands for your software. So malware is nothing but a malicious piece of software. Okay, तो नॉर्मल अब सॉफ्टवेयर तो आपको डिफाइन करना आता होगा, राइट? सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? एक पीस ऑफ कोड होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई स्क्रिप्ट होती है, ऐसे कुछ होता है जिसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड होता है एंड वो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, राइट? दैट इज योर सॉफ्टवेयर. सो अगर सेम चीज, मतलब सेम लाइन ऑफ कोड या कोई एक प्रोग्राम या कोई पीस ऑफ कोड मैं लिख देता हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, लेकिन वो मैं लिखता हूँ किसी मैलिशियस इंटेंशन के साथ, ठीक है? एंड जो पर्पस है जिस चीज़ के लिए मैंने उसको डिज़ाइन किया है, वो पर्पस या तो मेरा हो जाता है मैलिशियस. तो अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को मैलिशियस इंटेंशन के साथ, ठीक है, तो सर बेसिकली हाँ जी. सर हल्की हल्की ब्रेक हो रही है, मुझे पूछना दूसरों से, मेरी हो रही है या सभी की हो रही है? ये मेरा नेटवर्क इशू है. सही आ रही है भाई बात तो. मेरी भी सही है. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर अगर मैंने डिज़ाइन किया किसी मैलिशियस पर्पस के साथ या फिर किसी मैलिशियस इंटेंशन के साथ, ठीक है, बेसिकली बुरे इरादे या बुरे काम के लिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, तो वो बन जाएगा हमारा मालवेयर. ठीक है, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में मैं बात करूँ और कभी भी आपसे कोई फॉर्मल डेफिनेशन के लिए मालवेयर से कोई फॉर्मल डेफिनेशन पूछता है, तो आप मालवेयर को डिफाइन करने के लिए कभी भी वायरस टर्म का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि मालवेयर के फर्दर टाइप्स होते हैं.
एंड वायरस जो है उसका एक सब टाइप होता है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ओके, तो मेलिशियस पर्पस की हमने बात कर ली। ये फॉर्मल डेफिनेशन है जी मालवेयर की। देखिए, कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह के प्लेटफॉर्म पे भी कभी कोई पूछता है तो आप मालवेयर को इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ मेलिशियस पर्पस की या मेलिशियस इंटेंशन की, तो पर्पस हमारा मेलिशियस कैसे हो सकता है? पर्पस या फिर इंटेंशन हमारी मेलिशियस कैसे हो सकती है? मैं किस तरह का काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? तो जैसे कि बात कर लेते हैं फाइल स्टील करने के लिए। फाइल्स, और चलो पहले फाइल्स कर लेते हैं। फाइल स्टील करने के लिए अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है जो फाइल्स चुराता है, ठीक है, या फिर सेंसिटिव डेटा हो गया कोई, ठीक है, या फिर पासवर्ड्स हो गए, या फिर बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो गई, स्टफ लाइक दैट, ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, ठीक है, स्टील करने के लिए या रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है जी, तो इस तरह का मैलिशियस पर्पस हो सकता है। या फिर और किस तरह का मैलिशियस पर्पस हो सकता है? स्पाई करने के लिए। हम्म, किसी स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर स्पाई करने के लिए अगर कोई पीस ऑफ कोड लिखा जाता है, कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया किसी एक्स वाई जी पर्सन के ऊपर स्पाई करने के लिए, सो अगेन ये भी हमारा जो है मेलिशियस इंटेंशन में आ जाएगा। ठीक है, या फिर किसी की सर किसी सॉफ्टवेयर को खराब करने के लिए भी होता है ना? इस सॉफ्टवेयर को खराब करने के लिए, तो हम्म। इसको ले लेते हैं करप्ट टू करप्ट सिस्टम। ओके, एप्लीकेशन, फिर और इसको क्या बोल सकते हैं हम? टू टैम्पर और टू टैम्पर नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ सिस्टम। ओके, और एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन कैन बी desktop application, mobile application, web application, it can be anything. Okay, हाँ सर। to misuse system resources, it's like आपके सिस्टम में क्या क्या रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि रैम हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, ये सब प्रोसेसिंग पावर के आपके आ जाते हैं, स्टोरेज हो गया आपका। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिसयूज करते हुए कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाया गया कि भाई आपकी रैम यूटिलाइज कर रहा है और आपसे पूछे बिना, आपका प्रोसेसर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, आपकी परमिशन के बिना, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को भी हम मालवेयर बोलेंगे। ठीक है जी, या फिर यूज़र एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि यूज़र की एक्टिविटी के साथ साथ यूज़र के की स्ट्रोक्स, स्पेसिफिकली की स्ट्रोक्स मॉनिटर करने के लिए, कि यूज़र जो भी टारगेट यूज़र है उसने क्या क्या कीज प्रेस करी हैं, ठीक है, कौन कौन सी कीज प्रेस करी है किस किस टाइम पे, तो वो की स्ट्रोक मॉनिटर करने के लिए जो डिज़ाइन किया जाएगा उसको भी हम मालवेयर बोलेंगे। एक्टिविटी मॉनिटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक ब्रॉडर सेंस में आ जाती है इसकी डेफिनेशन, जैसे कि आपकी ब्राउज़र एक्टिविटी, क्या ब्राउज कर रहे हो, किस टाइम पे कौन सी वेबसाइट विजिट करी, क्या खुला, ठीक है, डेस्कटॉप पे आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है, क्या फाइल्स और फोल्डर्स आपके पास सेव्ड है, क्या इमेजेस, वीडियोस, क्या ऑडियो, क्या आपने सेव कर रखी है, क्या व्यू करते हो, ठीक है, आपकी पूरी पूरी एक्टिविटी जो भी आप ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो, एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटी। ठीक है जी, मालवेयर को डिफाइन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, और डिटेल में हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मालवेयर को। ओके, सो या फिर टू एक्सटॉर्ट मनी। एक्सटॉर्शन का मतलब पता है? हाँ सर। हाँ सर।
ठीक है ना। तो मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए भी जो है मालवेयर डिज़ाइन किया जा सकता है कि आपको इन्फेक्ट कर देगा, देन आपसे पैसे मांगेगा, जैसे पैसे दो कंपनीज तभी इन्फेक्शन क्लीन करेंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है। मेक डेटा अनयूजेबल। ओके, तो आपका डेटा जो है, कोई पीस ऑफ मालवेयर जो है वो इनक्रिप्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो दैट आप खुद ही जो है अपना डेटा जो है किसी तरीके से भी यूटिलाइज ना कर पाओ, आपके लिए वो डेटा अनयूजेबल सा बन जाए। ठीक है, सो सेम सिमिलर मैंने यहाँ पे पर्पसेस कुछ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पर्पसेस। अब एक बारी कहाँ चला गया, चला ही गया, चलो जाने दो, बट आपने देख लिया होगा आई होप, कुछ इसमें मेरे को रिपीट करने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बारी। या तो ये जो हमने अभी डिस्कस करे हैं ये होते हैं आपके बेसिकली पर्पस, मेलिशियस पर्पस किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एंड मालवेयर को आप कैसे डिफाइन करोगे। ओके, अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मालवेयर। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए हमने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है मालवेयर्स की। ठीक है, और उनको हम अलग अलग नाम से रेफर करते हैं। ठीक है जी, तो मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करूं तो वो हो जाता है हमारा वायरस। ठीक है, वायरस हो गया, वर्म हो गया। तो वायरस की अगर मैं बात करूं, और सारे भी मैं टाइप्स बताऊंगा, सभी स्टार्ट कर रहे हैं हम वायरस से। तो वायरस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मालवेयर। ओके, तो व्हाट इज वायरस। मालवेयर तो हमने डिफाइन कर लिया, अब वायरस को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी मालवेयर की डेफिनेशन है वो तो पूरी की पूरी डेफिनेशन इस पे आ जाएगी। ठीक है ना, एक पीस ऑफ कोड जो मेलिशियस इंटेंशन के साथ डिज़ाइन किया गया हो। साथ ही साथ वायरस के साथ क्या आ जाता है, वायरस और वॉर्म्स मैंने साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों ही मेलिशियस पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि वॉर्म के पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ प्रोपोगेट inside and outside the network, but that is not the case with the virus. Okay, it requires human interaction to spread the infection. Okay, so virus के पास जो है बेसिकली सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ प्रोपोगेट करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ प्रोपोगेट का जो लिटरल इंग्लिश मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि इट्स लाइक कि अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया, ठीक है, तो वो अपने आप से अपनी कॉपीज नहीं क्रिएट कर लेगा, अपने आप से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर स्प्रेड करेगा। ठीक है, अपने आप से आपके नेटवर्क के अंदर सारी सारी डिवाइसेस को इन्फेक्ट नहीं कर देगा। इट्स लाइक कि उसको किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है स्प्रेड होने के लिए। ठीक है, कोई ना कोई ह्यूमन जो है इसको या तो किसी यूएसबी डिवाइस के थ्रू लेकर के आएगा या फिर स्प्रेड करेगा, किसी यूएसबी डिवाइस में वायरस है, या फिर कोई ईमेल अटैचमेंट हो गई। ठीक है, कि आपने कोई मेलिशियस ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड करी। ठीक है, या फिर कोई और आपने अदरवाइज कोई हम्म, आपने कोई हार्मफुल या फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। ठीक है, तो इन सब तरीकों से आ सकता है, लेकिन इन सभी के अंदर आप ये देखोगे कि अपने आप कुछ नहीं हुआ।
ठीक है ना। एट द एंड कोई यूज़र था और उस यूज़र ने कोई स्पेसिफिक चीज़ को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसने इंटेंशनली उसको एग्जीक्यूट किया। मेन चीज़ है डबल क्लिक किया बेसिकली। एग्जीक्यूट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, आपने यूज़र ने जो भी उसने एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करी उसको फिर डबल क्लिक किया, वॉलंटरली एग्जीक्यूट किया। जब एग्जीक्यूट किया उसके बाद ही वो इन्फेक्शन स्प्रेड होएगा। एंड इन्फेक्शन वो केवल और केवल उस सिस्टम तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जिस सिस्टम को उसने इन्फेक्ट किया है, जिस सिस्टम के अंदर डबल क्लिक हुआ है। ठीक है। बट ये सेम चीज हमारे पास वॉर्म के सिनेरियो में नहीं होती है। ओके, वॉर्म के पास एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ प्रोपोगेट करने की। तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ प्रोपोगेट करने की एबिलिटी होती है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, ऐसा क्या कर सकता है वॉर्म? मतलब किसी भी फाइल की कॉपी हो जाता है। किसी भी फाइल में कॉपी हो जाता है। हाँ, ठीक है, एक तरीके से ठीक है ये भी। सो अगर मैं वॉर्म की बात कर रहा हूँ तो वॉर्म के साथ कई ऐसी कहानी होती है। तो लेट्स से मेरे पास एक डिवाइस थी मेरी, ठीक है, ये मेरा एक सिस्टम है। ये सिस्टम में वॉर्म आ गया, ठीक है, आपने एग्जीक्यूट कर दिया। वॉर्म अगर आ गया, अब मैं वायरस की बात करता हूँ। वायरस आ गया, ठीक है, वायरस है, मैं अपने घर पे कनेक्टेड हूँ। तो घर पे मेरा घर का एक राउटर होगा, और साथ ही साथ जो है और भी डिवाइसेस होगी मेरे घर पे। मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप, मेरा मोबाइल फ़ोन, और मेरे फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल फ़ोन, मेरे फैमिली मेम्बर्स का डेस्कटॉप। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें रहेंगी मेरे नेटवर्क के अंदर। एक नॉर्मल कैजुअल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, बस सिंपल। और ये सब डिवाइसेस किससे कनेक्टेड रहेंगी? मेरे राउटर से कनेक्टेड रहेंगी। ये सब डिवाइसेस एक तरीके से मेरे सेम नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। तो अब जब जो है मान लेते हैं वॉर्म ने इन्फेक्ट किया इस सिस्टम को। वॉर्म ने नहीं, पहले वायरस ने इन्फेक्ट किया, मान लेते हैं वायरस ने इन्फेक्ट किया हमारे इस सिस्टम को। तो वायरस अपने आप से जो है बाकी सिस्टम्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ प्रोपोगेट करने की एबिलिटी नहीं है। बट अगर मैं सेम चीज़ बात करूं कि ये सेम इन्फेक्शन हो गया हमारा वॉर्म का, तो अगर वॉर्म ने इन्फेक्ट कर दिया मेरे सिस्टम को, तो वॉर्म के पास क्या एबिलिटी होती है? वॉर्म अपने आप जो है नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको भी इन्फेक्ट कर देगा। जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क में, सारे सारे डिवाइसेस जो है वॉर्म से अब इन्फेक्ट हो जाएगी एक मालवेयर से बेसिकली। मेन जो डिफरेंस है वॉर्म का वायरस का, समझ में आया? एंड वॉर्म के इन्फेक्शन के लिए बाकी डिवाइसेस ने कुछ भी नहीं किया। बाकी डिवाइसेस ने कोई कोई फाइल एग्जीक्यूट नहीं करी, कोई फाइल डाउनलोड नहीं करी। आ रही है बात समझ में आई? हाँ सर। Yes, sir. जी सर, जी सर। अब अगर मैं वॉर्म की बात करूं तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वॉर्म का। आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, देख रखा है कि नहीं देख रखा। 3 + 2 5। So that is YouTube. Let's go to YouTube. And there was a worm, that is your Stuxnet. Okay. So ये worm का नाम है, ठीक है, बहुत फेमस वर्म है और काफ़ी
फेमस इसलिए भी है क्योंकि इस वॉर्म से जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती। ठीक है, किसी ने सुना है स्टक्सनेट के बारे में? नाम सुना है इसका? हाँ सर। ओके, थोड़ा बताना चाहोगे क्या पता है इसके बारे में? आई थिंक एनएसए ने बनाया था ये, और उसके बाद किसी ईरान मिसाइल कंट्रोल या किसी चीज़ के लिए बनाया था, तो फिर बाद में वो प्रोग्राम शट डाउन हो गया था। याद नहीं आ रहा उतना, बट ऐसा कुछ था। ओके, मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो है स्टक्सनेट के डेवलपमेंट जो है प्रोबेबली ईयर 2005 के अराउंड स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंड तब वो डेवलपमेंट फेज में था। फाइनली वो डेवलप हो गया। कब डेवलप हो गया, कब मार्केट में लॉन्च हो गया, कब सारे डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर दिया, उसने पता नहीं। बट डिस्कवर हुआ था वो राउंड अबाउट ईयर 2009 टू 2010। ठीक है, तो 2009-10 के अराउंड जो है ये डिस्कवर हुआ था कि कोई वॉर्म है जिसने किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड कर रखा है सिस्टम्स में। देन उस वॉर्म को रिवर्स इंजीनियर किया गया, पूरा उसके ऊपर स्टडी वगैरह हुई, तो प्रोबेबली इट वाज रियलाइज्ड कि ये जो वॉर्म है वो बेसिकली यूएस और इसराइल, ओके, यूएस और इसराइल ने मिल करके बनाया है। तो दो कंट्रीज थी। और इसराइल की अगर मैं बात करूं तो इसराइल के बारे में आपको पता है, साइबर सिक्योरिटी में #1 पे आता है इसराइल, टॉप 1 इन साइबर सिक्योरिटी। सो कल को अगर आपको कोई साइबर सिक्योरिटी की कोई मास्टर्स की डिग्री वगैरह करनी हो, या किसी अच्छी बड़ी फर्म में काम करना हो, तो इसराइल चले जाना। बहुत रेप्यूटेड नेशन है साइबर सिक्योरिटी के नाम पे। ठीक है ना? सो इसी वजह से जो है यूएस और इसराइल दोनों ने मिल करके एक बॉम्ब बनाया। बट पर्पस क्या था बॉम्ब का? ओके, बॉम्ब का पर्पस था कि ईरान जो था, ईरान ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया था, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में वो फाइनली जो है एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर लेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर लेगा तो फिर पता नहीं उसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकता है ईरान, उससे क्या पता बॉम्ब्स बना ले, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना ले। तो न्यूक्लियर एनर्जी बनने जा रहा था ईरान, एंड यूएस वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूं, ठीक है, कि मानो एक स्टेट नहीं चाहता है कि दूसरा स्टेट ऐसे ऐसे कुछ करे, ओके, और फोर्सफुली चाहता है कि भाई वो ऐसे ना करे, तो यूएस क्या करता? यूएस अपनी मिलिट्री भेजता, बॉम्ब गिरवाता, प्लेन भेजता, ट्रूप्स भेजता कि जाओ लड़ो, मारो उनको पकड़ के, हैं, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को ख़त्म कर दो, उसको मारो, ऐसे कुछ होता। वॉर वगैरह कुछ टाइप ऐसे होती। हम्म, सब चीज़ें जो भी होती वो ग्राउंड लेवल पे होती, सबको देख। बट अब इंटरनेट की वजह से क्या हो गया, एक नया टर्म आ गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर साइबर वॉरफेयर। ओके, सबसे पहली चीज़ आ गई साइबर स्पेस। ये जो भी आपका इंटरनेट का ऑनलाइन मीडियम है उसको हम बोलेंगे साइबर स्पेस, ये जो ऑनलाइन दुनिया है। ठीक है, एंड यहीं से एक टर्म आ जाती है हमारी साइबर वॉरफेयर। लिख देता हूँ यहाँ पे। साइबर वॉरफेयर, ओके। सो ट्रेडिशनली लोग बाग जो है, मतलब कंट्रीज जो है वो ग्राउंड पे पहले फाइट किया करती थी। ठीक है, मिलिट्री के थ्रू। फिर सी में उन्होंने फाइट स्टार्ट करी। ठीक है, अपनी नेवी के थ्रू। आसमान में भी लड़ने लग गए अपने फाइटर प्लेन्स, फाइटर जेट्स के थ्रू। अब क्या है, अब इंटरनेट मीडियम आ गया है, अब इंटरनेट मीडियम में भी लड़ने लग गए हैं। ठीक है, प्रॉपर वॉरफेयर होने लग गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, यूएस में तो साइबर कमांड अपना बना भी लिया है। शायद आपने सुना भी हो, यूएस साइबर कमांड। अलग से पूरे ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है यूएस ने, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये देखो, यूनाइटेड स्टेट्स साइबर कमांड। जैसे आपके अलग डिपार्टमेंट्स के इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, तो साइबर के लिए इन्होंने एक अलग से ये बना रखा है। खैर जाने दो इसको। तो यूएस ने क्या करा, इसराइल के साथ मिलकर के मालवेयर बना, ये बॉम्ब बनाया एक। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई
रिएक्शन वगैरह होते वक्त ना कोई फैन वगैरह होता है जो रोटेट करता है, और वो किसी स्पेसिफिक स्पीड पर रोटेट करता है। अब इतनी केमिस्ट्री तो नहीं आती है मेरे को कि कौन सा रिएक्शन क्या होता है, बट उसके अंदर कोई फैन वगैरह रोटेट करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो। ठीक है। तो वॉर्म कैसे डिजाइन किया गया था? वॉर्म डिजाइन किया गया था कि वो आपके ये जो भी आपके आईसीएस सिस्टम्स होते हैं, स्काडा सिस्टम्स होते हैं, उनको जाके इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। जहाँ पे भी ये न्यूक्लियर रिएक्टर के जो भी मेन पीसीबीज है, उनको इन्फेक्ट करेगा। एंड जो उस फैन की रोटेशन स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से वो ओवर हीट हो जाएंगे एंड ब्लास्ट हो जाएंगे। ओके। एंड स्ट्रेंज बात ये है कि जितना कॉम्प्लेक्स आपको ये समझ सुनाई दे रहा है, एक्चुअली ये लोग बागों ने सक्सेसफुली वॉर्म बनाया, एंड वॉर्म ने सक्सेसफुली काम किया भी। ओके। एंड ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सच में डिस्ट्रॉय कर दिया गया स्टक्सनेट एक वॉर्म के थ्रू। और वॉर्म क्या है समझो, कुछ लाइन ऑफ कोड है बस। आपने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा और उसने ये सब फंक्शन कर रहे, एक्चुअली कर लिए। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग बाग आलसी हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये छोटी छोटी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो आपको देखनी चाहिए ये वीडियो 2 घंटे वाली। ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है स्टक्सनेट के ऊपर। ठीक है। जिसमें पूरा का पूरा डिटेल में समझा रखा है कैसे क्या कॉन्स्पिरेसी हुई। ठीक है। तो स्टक्सनेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है एक, 2 घंटे की। काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है। तो इससे क्या है ना, ये अब क्योंकि वॉर्म था ना, तो आप जब इसको पढ़ोगे देखोगे तो आपको थोड़ा वॉर्म की फंक्शनैलिटी अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से एक डिवाइस को इन्फेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बाकी डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता चला गया। अब आप ये देखो, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, यहाँ से अगर ये मोबाइल डिवाइसेस इन्फेक्ट हो गई हैं। ठीक है। अब इनमें से अगर ये मोबाइल डिवाइस यहाँ से डिटैच हो जाती है और आप चले जाते हो ऑफिस। ठीक है। एंड ऑफिस में क्या है, आपका एक दूसरा राउटर है। ऑफिस में क्या है, आपका एक दूसरा राउटर है, एक दूसरा नेटवर्क है प्रॉपरली, टोटली एक दूसरा नेटवर्क है। एंड इस दूसरे नेटवर्क पे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी आपके ऑफिस कलीग्स वगैरह की। है उसमें आपने जा कर के एक इन्फेक्टेड डिवाइस कनेक्ट कर दी। एक इन्फेक्टेड डिवाइस कनेक्ट करने से क्या होएगा, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वहाँ पे वो सब के सब इन्फेक्ट हो जाएंगी। फिर फर्दर ये लोग बाग अपने घर जाएंगे, ऑफिस प्लेस रेस्टोरेंट जहाँ पे भी जाएंगे कनेक्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि वॉर्म कितना फास्ट और कितना वाइड स्प्रेड हो सकता है। सर ये एंटीवायरस काम नहीं करता फिर इस मामले में? करते हैं यार, एंटीवायरस काम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो ये एंटीवायरस की और मालवेयर्स की एक कंसिस्टेंट वॉर चलती रहती है। ठीक है। एंटीवायरस को हमेशा क्या करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसे बनाना है कि नए से नया वॉर्म पकड़ पाए। ठीक है। नए से नया मालवेयर पकड़ पाए। और मालवेयर जो डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, अब वो कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई मैलिशियस हैकर हो सकता है, कोई वाइट हैट हैकर हो सकता है। तो जो भी मालवेयर को डिज़ाइन कर रहा है वो भी तो कंपटीशन कर रहा है ना एंटीवायरस के साथ, कि उसको एक ऐसा मालवेयर बनाना है जो कि एंटीवायरस को बाईपास कर जाए। आ रही है बात समझ में? तो हाँ सर। वायरस एंटीवायरसेस भी काम करते हैं, मतलब डिटेक्ट करने के लिए। एंड दूसरी तरफ हमारे पास कुछ बाईपास करने की टेक्निक्स भी होती हैं। ठीक है। जिनसे हम अपने मालवेयर वगैरह को हाइड कर सकते हैं, ऑब्फस्केट कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं। बेसिकली एंटीवायरस इवेजन की टेक्निक्स होती हैं कुछ। ठीक है। तो कंसिस्टेंटली ये सब चीज़ चलती रहती हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी नई पुरानी होती रहती है। तो अब भाई आपके पास इतना सारा पैसा हो, गवर्नमेंट जितना, और दो गवर्नमेंट मिलके कुछ बना रही हो, डेफिनेटली तो ऐसे इन मालवेयर्स को बोलते हैं एफयूटी, फुल्ली अनडिटेक्टेबल मालवेयर्स। ठीक है। तो वो इतने पैसा लगा करके एक एफयूटी तो बना ही सकते हैं। ठीक है ना, इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने डेवलपर्स वगैरह हायर करे होंगे। खैर जी। सो
मैंने यहाँ पे आपको बताया थोड़ा सा स्टक्सनेट के बारे में, एंड बाकी आपकी क्यूरोसिटी के ऊपर है गाइस। देखो स्टक्सनेट के बारे में आपको कितना क्या पढ़ना है, आप देख सकते हो। अब स्टक्सनेट की मैंने डॉक्यूमेंट्री बताई है, लगे यार एक पिक्चर भी बता देता हूँ। स्नोडन। तो स्नोडन एक मूवी है, ठीक है, जो कि एडवर्ड स्नोडन के ऊपर बेस्ड है। ये बंदा जो दिख रहा है आपको सामने, ये एडवर्ड स्नोडन है, ठीक है। ये एक एनएसए का कॉन्ट्रैक्टर था, और इसके ऊपर मूवी बनी है। ये ये बनी है मूवी स्नोडन। टाइम लगे तो ये भी देख लेना, चार पांच चीज़ें और समझ में आएंगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड मूवीज आ रही है, मैंने देखी नहीं है। सिटीजन 4 देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री। सर मुझे लगता है शायद ये भी देखनी पड़ेगी। मैं देख लूँगा तो आप लोगों को भी बता दूंगा। विरेक्स शॉर्ट 6 मिनट्स, ठीक है। एडवर्ड स्नोडन, शॉर्ट फिल्म अबाउट एडवर्ड स्नोडन। अच्छा ओके, तो ये जो भी चार रिकमेंडेड आ रही है ना, तो ये सब चीज़ें एडवर्ड स्नोडन के ऊपर ही रिकमेंडेड आ रही है, ठीक है। 6 मिनट की शॉर्ट फिल्म, ठीक है जी। डिजिट्स, एपिसोड्स, मैन इन द वर्ड्स ऑफ एडवर्ड स्नोडन। चलो होगा कुछ, खैर एनीवेज यार, एडवर्ड स्नोडन ने जो है ना एनएसए के बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स, सीक्रेट टूल, सब चीज़ें लीक कर दी थी, ठीक है। तो बहुत कंट्रोवर्शियल है। स्नोडन जो है, एडवर्ड स्नोडन बेसिकली एक विसल ब्लोअर है, ठीक है। करंटली शायद रशिया में कहीं रहता है, या फिर ज़्यादा किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो दे भी देखना मूवी, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बढ़िया लगेगी पिक्चर देखने में, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में और चीज़ें पता चलेंगी। ओके, सो वॉर्म्स मैंने आपको बता दिया। वायरस वॉर्म समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट वगैरह है इसमें कुछ? नथिंग गाइस। नो सर। नो सर। आगे चलते हैं। तो ये अभी हमने केवल दो टाइप्स के मालवेयर करे थे, ठीक है। मालवेयर के केवल दो टाइप्स नहीं होते हैं, मालवेयर के टाइप्स और होते हैं। और टाइप्स की बात कर लेते हैं फिर। और टाइप्स की जब हम बात करते हैं, तो और टाइप्स क्या क्या आ जाते हैं। फिर तीसरा टाइप आ जाता है हमारे पास, ट्रोजन, ओके, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, की लॉकर्स, ठीक है। और चलो अभी इतना ही करो, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो फिर आ जाता है ट्रोजन्स। तो ट्रोजन भी जो है हमारा जो, अच्छा ठीक है, एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब मैंने आपको बोला था कि आप मालवेयर को डिफाइन करने के लिए वायरस की डेफिनेशन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वायरस एक अलग सब टाइप है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप मालवेयर को डिफाइन करोगे, तो मालवेयर की डेफिनेशन में आप इन वर्ड्स को नहीं यूज कर सकते हो कि मालवेयर एक ट्रोजन होता है, मालवेयर एक रैंसमवेयर होता है, मालवेयर एक स्पाईवेयर होता है, नहीं ऐसे, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ठीक है ना। आप इन सब चीज़ों को बोलोगे मालवेयर के टाइप्स के अंदर, फिर मालवेयर के ये सब टाइप्स होते हैं। वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन क्या होता है? तो ट्रोजन होता है हमारा हार्मलेस लुकिंग piece of code or an application और an executable, ओके। विंडोज की अगर मैं बात करूं तो exe फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। तो जब मैंने बोला हार्मलेस लुकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, तो चलो इसको समझाने के लिए, आपने मूवी देखी है ट्रॉय? ट्रॉय मूवी देखी है क्या, किसी ने देखी है ट्रॉय? तो कवर पेज देख के समझ में आ रहा है, बैनर वगैरह देख के आ रहा है समझ में? सर कुछ दिख नहीं रहा। नहीं अब देखा? दिख रहा। अब दिख रहा।
सब दिख रहा है? हाँ, मैंने कहा ट्रॉय मूवी देखी है? नहीं सर। नहीं देखी? चलो, मैं बैठ के 2 घंटे की मूवी तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं 3 मिनट की वीडियो दिखाऊंगा, एक छोटी सी ऐसी मूवी का छोटा सा सीन है। ट्रॉय और चलो 2 मिनट की छोटी सी वीडियो देखते हैं। फोन डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। अजय कुमार, नेट में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के? डिस्कनेक्ट हो गए? अरे डिस्कनेक्टेड ही है अभी तक। मैं थोड़ा नरेट भी करता हूँ लगे यार। देखो गाइस, इनको कुछ ना मिला है, ठीक है। और जो हमारा ट्रोजन मालवेयर का जो नाम है वो एक्चुअली यहीं से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल जो ग्रीक्स की वॉर थी उसमें जो है यहाँ पे एक वुडन हॉर्स जो है, ये किंगडम थी जिस किंगडम का नाम था ट्रॉय, ठीक है। ये जो आपको कैसल वगैरह दिख रहा है ये किंगडम है ट्रॉय। एंड यहाँ पे जो है ग्रीक्स ने इनको गिफ्ट किया एक हॉर्स। ये लकड़ी का हॉर्स था, ठीक है जी। इनको गिफ्ट लगते हुए, मतलब इसको हार्मलेस लगते हुए इस चीज को अपने कैसल के अंदर ले आए। ये इनका जो भी कैसल है उसके अंदर देखो, ये वॉलेंटरली अपनी मर्जी से फ्री विल के साथ इस हॉर्स को, वुडन हॉर्स को लेके आ रहे हैं अंदर। तो इतना सही मेरे को पार्ट दिखाना था गाइज। अच्छे से देख लिया इस चीज को। हम्म, हाँ सर। चलो जी, अब इसके ऊपर समझाते हैं हम ट्रोजन हॉर्स को, ना ट्रोजन मालवेयर को। तो क्या है कि ट्रोजन के केस के अंदर हमारे पास जो है बेसिकली दो एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी हार्मलेस लुकिंग एप्लीकेशन, ठीक है।
एंड एक होता है हमारा मालवेयर, मेलिशियस एप्लीकेशन। ओके, सो दो एप्लीकेशन ले लेते हैं यहाँ पे जरा एक बारी। एक हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जो कि हमारा मालिशियस पीस ऑफ एप्लीकेशन है। दोनों एप्लीकेशंस को बाइंड कर दिया जाता है आपस में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी हार्मलेस लुकिंग एप्लीकेशन है, हार्मलेस लुकिंग एप्लीकेशन का मतलब क्या है? हार्मलेस लुकिंग एप्लीकेशन जैसे कि आपकी कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी जो आप जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे फायरफॉक्स का ब्राउज़र का एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई, या फिर आपने कोई गेम की एग्जीक्यूटेबल फाइल ले लो, GTA 5, GTA 5 हो गया। अगर मोबाइल की बात करूँ तो पबजी हो गया, पबजी का एकदम वो है ना क्रेज़ एकदम। हम्म, तो अब आपको अगर मैं कोई एप्लीकेशन देता हूँ कि यार ये जो भी अब पबजी है तो पबजी की बात कर लेते हैं कि यार ये पबजी की एप्लीकेशन ले, इस पबजी की एप्लीकेशन को अगर डाल के खेलोगे पबजी तो अनलिमिटेड एमओ मिलेगी, इनफाइनाइट एमओ है, ठीक है, इनफाइनाइट हेल्थ है, और इसमें सबको 8x स्कोप मिलता है, और ऐसे वैसे करके मैंने आपको सेल आउट कर दिया। तो भाई जो भी पबजी खेलता है वो डेफिनेटली चाहेगा भाई हाँ मेरे को दो एप्लीकेशन, मैं खेलूंगा इसके साथ, बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले पहली चीज आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी एक एप्लीकेशन जो कि लेजिटिमेट लुकिंग एप्लीकेशन होगी, ठीक है, जो कि पबजी के नाम पे पबजी होगी एक्चुअली, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, उस एप्लीकेशन के साथ एक और एप्लीकेशन बाइंड कर रखी होगी, ठीक है। सो इट्स लाइक कि मैं अगर यहाँ पे दो एप्लीकेशन के नाम लिख लूँ, लेट्स से पबजी .apk होती है इसकी फाइल, मोबाइल पे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं .apk फाइल्स होती हैं, इसके साथ मैंने बाइंड कर दी है अपनी मालवेयर, malware.apk मैंने बाइंड कर दिया, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा पबजी एप्लीकेशन, एग्जीक्यूट क्या करोगे, पबजी एप्लीकेशन, ठीक है। आपको नहीं पता कि malware.apk भी इसके साथ एग्जिस्ट करती है, या कोई और एप्लीकेशन भी इसके साथ एग्जिस्ट करती है। बट जब आप pubg.apk को एग्जीक्यूट करोगे अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल फ़ोन में, साथ ही साथ क्या होएगा कि जो भी बाइंड कर रखी है इसके साथ एप्लीकेशन, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी बिहाइंड द सीन्स, ओके। सबसे पहली चीज़ अपने आप से एग्जीक्यूट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो हॉर्स था, वो हॉर्स अपने आप अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जो हॉर्स है वहाँ पे, वो है आपकी नॉर्मल लेजिटिमेट लुकिंग एप्लीकेशन, ओके। उसको जो है, जो भी यूज़र है वो उसको ट्रस्ट करके अपने आप अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर उसको लेके आएगा। अच्छा, ऐसे में सबने अपने कॉलेज डेज में या फिर उससे पहले जो है डेफिनेटली पीसी गेम्स तो खेले होंगे, पीसी गेम्स खेले होंगे, तो आपने पीसी के कभी खरीदा तो होगा नहीं कोई गेम, सबके या तो क्रैक डाउनलोड करे होंगे, कोई पैच डाउनलोड करा होगा किसी का, कोई टॉरेंट से डाउनलोड किया होगा। मतलब सब एग्री करते हैं इस बात पे कि कुछ गलत तो नहीं बता रहा मैं? हाँ यस सर, सर। प्योर टॉरेंट से डाउनलोड करें आप। है ना, ऐसे ही होता है। तो कई बार नोटिस किया होगा तुमने कि अगर तुमने कोई एंटीवायरस लगा रखा है, कोई गेम है, तुम डेस्परेटली उसको चलाना चाहते हो, डेस्परेटली तुमने 50 GB का गेम डाउनलोड किया, इतना सारा इंटरनेट लगा करके, 7 दिन वेट करके, ठीक है। एंड जब तुमने डाउनलोड किया तो तुम्हारे एंटीवायरस ने एक फ्लैग दे दिया कि यार ये तो मेलिशियस है और इसको रन नहीं करना है। बट काफी बार जहाँ से होता तुमने है। डाउनलोड होता है, लेकिन जहाँ से तुमने डाउनलोड किया था वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि टू रन दिस एप्लीकेशन यू नीड टू टर्न ऑफ योर एंटीवायरस, देन रन दिस एप्लीकेशन, और बढ़िया से रन करेगी। तुमने क्या करा, फटाफट से एंटीवायरस को ऑफ किया कि अब मेरे को गेम तो देखो खेलना है, गेम तो मैं खेलूंगा, 50 GB मैंने लगाया है, 7 दिन मैंने लगाए हैं, मैं बहुत डेस्परेट हूँ गेम खेलने के लिए। एंटीवायरस को टर्न डाउन किया, टर्न ऑफ किया, एप्लीकेशन को रन किया, और गेम रन हो गया। एप्लीकेशन देखो कई बार रन हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, बट मान लेते हैं रन हो भी गई और आप बढ़िया से गेम खेल रहे हो। तो ये क्या है, आपने वॉलंटरी लेकर के आए, और जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म्स थे, आपने अपने आप से अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को बंद किया, लोअर डाउन किया, ठीक है ना। जैसे कि वो हॉर्स को अपने आप कैसल के अंदर ले आए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, बिहाइंड द सीन उस एप्लीकेशन के साथ साथ कोई और एप्लीकेशन रन हुई। अब जब ये दूसरी एप्लीकेशन रन होएगी तो होएगा क्या, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होएगा
कि वो एप्लीकेशन जो है बेसिकली किसी तरीके का बैकडोर ओपन करेगी आपके सिस्टम में, ठीक है। एक तरीके का बैकडोर ओपन करेगी आपके सिस्टम में, और उस बैकडोर के थ्रू जो है, जो भी अटैकर है वो आपके सिस्टम को एक्सेस गेन कर लेगा आपके सिस्टम पे। जैसा कि आपने वीडियो क्लिपिंग में देखा होगा कि भाई हॉर्स के अंदर से कुछ वॉरियर्स निकले और उन्होंने जाकर के कैसल पे कोई ऐसे इशारा किया, सिग्नल दिया, ठीक है, एंड गेट खोल दिया, और बाहर से जो भी अटैकर्स लोग थे फटाफट से वो गेट के थ्रू एंट्री उन्होंने गेन कर ली। तो जनरली क्या होता है, ट्रोजन्स जो है, अब जो भी उनका ओनर होता है, ठीक है, जो भी जिसने भी डिज़ाइन किया है, जो भी अटैकर है, उनको एक मैसेज सेंड करा जाता है, एक बैकडोर ओपन किया जाता है, एंड वो अटैकर को कॉल बैक करती है कि भाई मैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हूँ, ये सिस्टम इन्फेक्ट हो गया है, आ जाओ एक्सेस गेन कर लो। अब बैकडोर डिफाइन करने की जरूरत है क्या मुझे यहाँ पे? बैकडोर क्या होता है? आई होप बैकडोर is pretty understandable to everyone. It is like an alternative way of entry into your system that you are not aware of. Okay. Normal way of entry क्या है आपके सिस्टम में? नॉर्मली आप अपने सिस्टम में कैसे एंट्री गेन करते हो? नॉर्मल पावर ऑन करके, लॉग इन करके, ऐसे ही करते हो? या और कोई रास्ता आपके पास सिस्टम में अपनी एंट्री करने का? बताओ। ऐसे ही करते हो? यस सर, यस। ठीक है। बैकडोर के केस के अंदर क्या रहेगा? बैकडोर के केस के अंदर ऐसा रहेगा कि आपके सिस्टम के अंदर अटैकर ने कोई स्पेसिफिक पोर्ट ओपन कर दिया, ठीक है, यू डू नॉट नो अबाउट इट, स्पेसिफिक पोर्ट इज ओपन, सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक सर्विस इज रनिंग, एंड द अटैकर नोज कि भाई इसके डिवाइस में ये पोर्ट ओपन है, एंड उस पोर्ट के थ्रू वो आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा पूरा रिमोटली। जैसे कि हमने सिस्टम हैकिंग के अंदर देखा था, पोर्ट नंबर 139, पोर्ट नंबर 445 पे हमने एक एक्सप्लॉइट मारा था, हमें रूट लेवल का शेल मिल गया था। रूट लेवल का शेल मिल जाने का मतलब क्या है कि भाई मैं उसके उस सिस्टम को प्रॉपरली फुल प्रिविलेजेस के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। तो सेम चीज़ इस केस में भी है, ठीक है। सो ये जो फाइल्स बाइंड वगैरह होती है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्रिप्टर्स और बाइंडर्स आते हैं, ठीक है। क्रिप्टर्स और बाइंडर्स का काम ही ये होता है कि आपको दो एप्लीकेशन उसको देनी रहेगी बाइंडर को, ठीक है, एंड आपको बताना रहेगा कि भाई कौन सी एप्लीकेशन के साथ आपको कौन सी मैलिशियस एप्लीकेशन बाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्रिप्टर्स एंड बाइंडर्स आपकी एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन जो सिंगल एप्लीकेशन में बाइंड कर देते हैं ताकि सिंगल एप्लीकेशन रन होए, ऐसा दिखे सुपरफिशियल लेवल पे कि सिंगल एप्लीकेशन रन हो रही है, एंड बिहाइंड द सीन्स दो एप्लीकेशन रन हुए, ठीक है जी। सो आई होप ट्रोजन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ट्रोजन क्या होता है। ट्रोजन समझ में आ गया? कोई डाउट वगैरह, एनीथिंग? नो सर, नो सर। चलो जी आगे चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं हम रैंसमवेयर्स की, ठीक है। तो रैंसमवेयर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बना लेते हैं रैंसमवेयर, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। दो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला तो रैंसम है, रैंसम प्लस वेयर, जो कि हो गया आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मालवेयर बेसिकली, क्योंकि मैलिशियस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक ऐसा मालवेयर जो कि इन्फेक्ट करने के बाद आपसे रैंसम की डिमांड करेगा, उसे हम रैंसमवेयर बोलेंगे। सिंपल, इजी पीसी, समझ में आ गया? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि कोई इंसान पैसा क्यों देगा और ये ऐसे कैसे कर पाएगा? ये ऐसा इसलिए कर पाएगा भाई क्योंकि रैंसमवेयर क्या करते हैं, जिस भी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं
उस सिस्टम के पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके सिस्टम को इन्फेक्ट किया किसी रैंसमवेयर ने, तो आपका जो भी डेटा है, जितना भी डेटा है, उस पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। इनक्रिप्ट करने के बाद आपके पास कोई की नहीं होगी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो बेसिकली क्या, आपका ही डेटा आपके लिए ही अनयूजेबल बन जाएगा। आप खुद उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे और आप खुद उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में अगर कोई आपका डेटा चुरा लेता है या डेटा आपका पूरा इनक्रिप्ट करता है, तो अगर कैजुअल यूजर है, कोई लेमैन यूजर है, उसको कोई बोलता है कि भाई 10 लाख रुपए दो, तो तुम्हारा जो हार्ड ड्राइव पे मैंने डेटा इनक्रिप्ट किया है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भाई कोई यूजर 10 लाख रुपए नहीं देने वाला, मुझे नहीं लगता कोई लेमैन यूजर 10 लाख रुपए देगा कि मेरे को डेटा बड़ा प्यारा है। बोलेगा कोई बात नहीं भाई, जाने दे, नहीं चाहिए मेरे को डेटा, मेरे पास नहीं है 10 लाख रुपए देने के लिए। लेकिन अगर मैं उसी तरफ ऐसी बात करूं कि कोई ऐसा यूजर है जिसका डेटा बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्रीशियस है और प्राइसलेस डेटा है, तो वो डेफिनेटली रेडी हो जाएगा 10 लाख रुपए देने के लिए। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि डेटा इतना प्राइसलेस हो जाए, कि कोई एक जीबी डेटा के लिए या 100 जीबी डेटा के लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि सब बढ़ जा रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आई उनमें अटैक होता है तो वो ऐसे ही करते हैं, या एग्जैक्टली हैकर तो इसलिए क्या है कि जब कोई अटैकर रैंसमवेयर के थ्रू अटैक करता है तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल को टारगेट ही नहीं करता, कैजुअल यूजर को जनरली वो टारगेट नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है भाई नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं वो इतना मनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनके लिए डेटा इतना वो नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। तो क्या करते हैं ये, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, उनको टारगेट करेंगे। हेल्थ केयर का डेटा हो गया, हॉस्पिटल्स में जितना भी पेशेंट्स वगैरह हैं उन सब पेशेंट्स के रिकॉर्ड होंगे, मेडिकल हिस्ट्री होगी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होंगी, जो कुछ भी होंगी, सब डेटा को अगर मैं इनक्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स के लिए वो डेटा प्राइसलेस है एकदम। उनको वो डेटा चाहिए ही चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री लोगों की चाहिए ही चाहिए। ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट्स हो गई, कॉर्पोरेट्स के बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील होती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया, क्लाइंट्स का डेटा हो गया, जो बहुत सारा डेटा होता है भाई। ठीक है, तो जनरली क्या है कि रैंसमवेयर के अटैक्स होते हैं आपके कॉर्पोरेट्स के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। ठीक है, जिनका कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनके ऊपर अटैक हो जाते हैं। तो कोई रिसेंट एग्जांपल पता है इसका? कुछ न्यूज़ व्यूज़ अगर सुनते होंगे तो एक रीजन बहुत हमारे यहाँ पे अभी न्यूज़ में आया था। सर पीछे था ना, 1 या 2 साल पहले हुआ था। सर कैपजेमिनी में हुआ था। अच्छा बच्चे जाएंगे पहले, अभी 1 महीना पहले कॉग्निजेंट का काफ़ी नाम आया था न्यूज़ में। कॉग्निजेंट कंपनी का नाम सुना होगा। कॉग्निजेंट सर। पे रैंसमवेयर अटैक हो गया एंड जैसे ही कॉग्निजेंट पे अटैक हुआ, जितने भी ये बाकी की बिग 4 कंपनीज हैं सबके सब सडनली विजिलेंट हो गई, सबने अपनी अपनी गाइडलाइंस निकालनी शुरू कर दी, अपनी सिक्योरिटी बीफ अप करनी शुरू कर दी। ठीक है, कि भाई क्योंकि अगर कॉग्निजेंट पे हो सकता है तो सेम रैंसमवेयर अपना आसपास जो भी कंपनीज हैं उनको भी अटैक कर सकता है। ठीक है ना, पता नहीं आप लोग अगर सिक्योरिटी की न्यूज़ वगैरह भी देखनी स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है, ये सब चीज़ें तो क्लास में नहीं पढ़ाई जाएंगी ना। तो सिक्योरिटी की जो भी न्यूज़ वगैरह रहती है उनसे भी अपडेटेड रहा करो। ठीक है, रिसेंट में कॉग्निजेंट का अटैक हुआ भारत का, कॉग्निजेंट रैंसमवेयर अटैक 8 मई को हुआ था। मेज रैंसमवेयर। कॉग्निजेंट एंटिसिपेट्स 50 to 70 मिलियन डॉलर लॉसेस। आप समझ रहे हो यहाँ पे हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं?
$50 to $70 million loss. Nice, huh? Next month meditating the attack cost. Oh my god. लो जी, तो पढ़ सकते हो आप लोग, देखना यार ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये तो 1-2 महीने की मैंने बात करी पहले की। अब कोई जो है आप में से 1-2 साल पहले की भी बात कर रहा था। तो 1-2 साल पहले भी बहुत एक फेमस ऐसे रैंसमवेयर आया था जिसने बहुत हल्ला मचाया था। कोई नाम बता सकता है मेरे को उस रैंसमवेयर का? WannaCry, WannaCry, एग्जैक्टली, WannaCry। ओके, सो WannaCry रैंसमवेयर आई बिलीव ऐसा रैंसमवेयर था जिसके बाद जो है मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की वो इफेक्ट हुई इससे। ठीक है, एंड साथ ही साथ मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इस चीज़ की नॉलेज भी होने लग गई कि रैंसमवेयर्स कुछ होते हैं, क्या होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो WannaCry है, WannaCry के बारे में पता होना चाहिए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक वल्नरेबिलिटी बताई थी, इटर्नल ब्लू, याद है? बताया था इटर्नल ब्लू, MS17010। किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं याद है सर, याद है, याद है। है? याद है ना? तो WannaCry जो है एक्चुअली इटर्नल ब्लू की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके ही सब सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर रहा था। तो अब आप ये समझो कि आप अभी जैसे जिस ईरा में जी रहे हो, 2020 में जी रहे हो, सबके पास क्या है? विंडोज 10 है मान लेते हैं। सबसे लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट विंडोज 10 है। ठीक है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मान लेते हैं विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, एंड विंडोज 10 की कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी आ जाए जिसका कोई पैच अवेलेबल ना हो। ठीक है, और आप एक ऐसा एक्सप्लॉइट बना लो जो कि उस विंडोज 10 को हैक कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस पूरे पूरे वर्ल्ड के 90% ऑफ द सिस्टम्स को हैक कर सकते हो? नहीं, पैच नहीं है, लोग बाग विंडोज यूज कर रहे हैं, आपके पास एक वर्किंग एक्सप्लॉइट है, एक वल्नरेबिलिटी है। तो ये सेम चीज WannaCry के साथ हुई थी। ठीक है, इटर्नल ब्लू वल्नरेबिलिटी थी, लोगों ने अभी तक पैच किया नहीं था इटर्नल ब्लू के अगेंस्ट। ठीक है, मेजॉरिटी में लोग बाग सिस्टम्स इटर्नल ब्लू से वल्नरेबल सिस्टम्स यूज कर रहे थे। ठीक है, हेल्थ केयर हो गए, मेट्रोज हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गई, सब जगह पे। अच्छा, कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा आपने, पुराने विंडोज चल रहे होते हैं ऐसे जगहों पे, विंडोज XP चल रहा होगा, विंडोज 7 चल रहा होगा, कभी किया नोटिस ऐसे घूमते फिरते? जी सर, कुछ एक्सपी भी चलाता है अभी भी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें यार अगर आप प्रॉपरली पैच नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, तो पुराने सिस्टम्स जो है वल्नरेबल रहते हैं ऐसी वेल नोन वल्नरेबिलिटीज से। तो जिन भी लोगों ने अपडेट नहीं कर रखा था, पैच नहीं कर रखा था, वो सब WannaCry का शिकार हो गए। ठीक है, एंड इसके ऊपर एक अलग आप अपनी केस स्टडी पढ़ सकते हो WannaCry के बारे में कि क्या था, कैसे हुआ। इसके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मैं दिखा देता हूँ। WannaCry हैकर हंटर, दिस वन। I think the FBI was trying to make an example of Marcus, but I think they bit off more than. तो ये WannaCry के ऊपर है, छोटी सी 25 मिनट्स की, देख सकते हो आप। लेकिन ये मार्कस हचिंसन की स्टोरी ज़्यादा फोकस करते हुए है। ये मार्कस हचिंसन वो बंदा था जिसने WannaCry का डिक्रिप्टर लॉन्च किया था। ठीक है, कि सब लोग बाग इन्फेक्ट हो गए हैं, तो ये बेसिकली एक मालवेयर एनालिस्ट था। ठीक है, तो अच्छा ये सब बता रहा हूँ तो मालवेयर एनालिस्ट भी बता देता हूँ। गाइस, ये जो मालवेयर वगैरह आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक प्रोफाइल रहती है आपकी मालवेयर एनालिस्ट की। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, जैसे बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनीज होती हैं, ये मालवेयर एनालिस्ट की पोजीशंस के लिए हायर करते हैं लोगों को। मालवेयर एनालिस्ट लोगों का काम क्या होता है? मालवेयर के सैंपल्स लेते हैं एंड उनको स्टडी करते हैं, उनको रिवर्स इंजीनियर करते हैं। ठीक है, डीबगर्स रहते हैं, स्पेशलाइज्ड डीबगर्स, जिसके अंदर मालवेयर को कट एंड स्लाइस एंड डाइसेक्ट एंड ओपन करके देखते हैं कि भाई
ये मालवेयर की फंक्शनिंग क्या है, किस तरह के कोड में लिखा गया है ये, ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो पूरा का पूरा उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एंड उसके कुछ सिग्नेचर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, हैशेस वगैरह बनाते हैं। तो पूरी एक अलग से प्रोफाइल, एक इन डेप्थ चीज़ निकल जाती है मालवेयर इसके अंदर ही, ठीक है, एक फुल टाइम रोल मिल जाता है आपका मालवेयर एनालिस्ट का, ठीक है ना। तो ये भी एक मालवेयर एनालिस्ट था, बाकी खुद देखना, मैंने बता रहा हूँ। So, आगे बता देता हूँ। अच्छा, रैंसमवेयर समझ में आ गए? पैसे देने पड़ते हैं आपको बिटकॉइन के अंदर। सर ये जो आपने ना इसकी डेफिनेशन बताई थी ना स्टार्टिंग में, वो बता दो मेरी ऑडियो पर। किसकी? रैंसमवेयर की डेफिनेशन? हाँ सर, जो आपने बताया होगा ना कुछ इसका। हाँ, रैंसमवेयर की सिंपल डेफिनेशन यही है कि भाई आपके ऐसे स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ मालवेयर होते हैं ये, ठीक है, जो कि यूज़र को इन्फेक्ट करने के बाद they are going to encrypt all the data, all the system files of the user, and in return they are going to demand certain amount of ransom in bitcoins, okay, to release a decryption key, कि भाई हम डिक्रिप्शन की तभी देंगे जब पैसे दोगे, और आपका डेटा आपको तभी मिलेगा जब आपको डिक्रिप्शन की मिलेगी, ऐसे रहता है, ठीक है जी। ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं, तो हमारे पास आ जाता है स्पाईवेयर्स। सो स्पाईवेयर की अगर मैं बात करूं, तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है, स्पाईवेयर्स हैं बेसिकली स्पाई करने के काम आएंगे, बेसिकली यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के काम आएंगे, कि यूज़र क्या कर रहा है, किस टाइम पे क्या करता है, कैसे करता है, कौन सी वेबसाइट विजिट करता है, कितनी देर रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए स्पाईवेयर्स होते हैं आपके, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे स्पाईवेयर्स अवेलेबल हैं लीगल यूज़ के लिए, ठीक है, जिनको आप पे करके खरीद सकते हो, बाय करके, मतलब बाय कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर स्पाईवेयर्स का एक स्पेशल टाइप आ जाता है कीलॉगर्स। तो एक तरीके से जो है स्पाईवेयर हमारा मालवेयर का टाइप है, ओके, एंड कीलॉगर एक तरीके से स्पाईवेयर का टाइप है, ठीक है। तो जो कीलॉगर है वो स्पेसिफिकली की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करने के लिए जो आपने मालवेयर बनाया हो उसको हम कीलॉगर बोलते हैं, एंड प्रोबेबली आप लोगों ने कीलॉगर शायद से पहले भी सुना होगा। सुना है कीलॉगर? पता है इसका मतलब ऑलरेडी? यस सर, आपने बताया था पता है सर। बताया था, वैसे पता भी हाँ। होगा आप लोगों को। कॉलेजेस वगैरह में देखो, जो सिक्योरिटी के कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो कीलॉगर वगैरह खुद अपना बनाते भी हैं, सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, जावा में, कुछ आपके मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें लोग बाग क्या करते हैं, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अगर आपको कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना कि मैंने कीलॉगर बनाया, पता नहीं, बाकी मैंने देखा है लोगों को बनाते हुए। खैर, तो बन जाते हैं, इजी होता है, ठीक है, बनाना खुद से भी, एंड अगर ज़्यादा हैसल नहीं करनी है तो मैं बता देता हूँ आपको। Let's go here. There's a keylogger called refog. और ये केवल एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसा मतलब यही नहीं है कि एक ही है, बहुत सारे हैं, है ना, है बहुत सारे। तो वैसे कीलॉगर्स आपको प्री बिल्ड मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप बहुत अच्छा कीलॉगर है रीफॉग, ठीक है। अभी मेरे को लेटेस्ट तो पता नहीं, बट मैंने ये प्रोबेबली 10 साल पहले, हाँ 10 साल हो गए होंगे, 10 साल पहले मैंने इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कीलॉगर था ये, और मेरे को फ्री में मिल गया था ये उस टाइम पे। अभी तो शायद प्राइस है, लेकिन फ्री वर्जन आप फिर भी डाउनलोड कर सकते हो 1 महीने के लिए, पता नहीं 1 हफ्ते के लिए। की स्ट्रोक्स देता है आपको सारे के सारे, एक बार आप सिस्टम में इंस्टॉल कर दोगे तो साथ ही साथ आप टाइम सेट कर सकते हो कि 2 मिनट या 5 मिनट, 2 या 5 मिनट के अंदर आपको स्क्रीनशॉट भी खींच के भेजेगा स्क्रीन का, ठीक है, कि यूज़र क्या विजिट कर रहा था, कौन सी स्क्रीन पे था, सब चीज़ें आपको जो है रिमोटली सेंड करेगा। आप अपनी ईमेल आईडी डिटेल्स वगैरह सेंड इसमें एंटर कर सकते हो, सब रिकॉर्ड्स आपके पास आते रहेंगे। सर ये सॉफ्टवेयर सर
उसके जिसको ट्रैक करना उसके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो स्पाईवेयर्स और कीलॉगर्स दोनों के अंदर ही ये सीन रहता है, ठीक है। आपको जो है फिजिकली एक बार इंस्टॉल करना रहता है, उसके बाद खैर इनके अंदर फीचर होता है हाइड करने का। तो ऐसे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर ये इनका कोई आइकन वाइकन नहीं दिखता सिस्टम के ऊपर। ये। सर ये डबल क्लिक वाला एग्जीक्यूट वाला नहीं है फंडा इसमें? नहीं नहीं, डबल क्लिक वाला एग्जीक्यूट वाला फंडा नहीं है इसमें। ये कर सकते हो कि भाई किसी और एप्लीकेशन के साथ बाइंड करके अपना कीलॉगर भेज दो, लेकिन फिर वो कस्टम अपना कीलॉगर कोड करना पड़ेगा खुद से, वो तभी हो पाएगा। फिर ये कोई एप्लीकेशन नहीं आप भेज पाओगे, ठीक है सर। ठीक है ना। और ये बहुत इजी टू सेटअप यार, इसमें कुछ भी वो नहीं है। आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक क्लिक करके कर सकते हो सेटअप। जनरली ये मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। आप अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, साइबर कैफे में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, पब्लिक सिस्टम्स जितने भी होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होगी आपके कॉलेजेस की, वहाँ पे कर सकते हो। तो क्या है कि लेट से उस सिस्टम पे कोई अगर क्रेडेंशियल्स लॉगिन करता है, क्रेडेंशियल्स डालता है, या आपका सिस्टम अगर आपका कोई दोस्त लेकर के डालता है आपके सिस्टम पर, अगर अपना कोई फेसबुक खोलता है कोई और, तो एटलीस्ट वो तो लॉग्स आपके पास आ ही जाएंगे। क्या, मैं छोटा था तब तो मैंने तो ऐसे ही करता था, मेरे में आज भी वही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तब हम डाले आते थे साइबर कैफे में जा करके की लॉगर वगैरह, बढ़िया से एकदम अपने सिस्टम में डाल के रखता था मैं। किसी को भी चाहिए लॉगिन करना है मेरे लैपटॉप में कर लो, कोई इशू नहीं है, करो करो, फेसबुक पे लॉगिन करो, सारे पासवर्ड मेरे पास आ रहे हैं, समझ रहे हो। खैर तो आगे चलते हैं यार, ये तो बात करने लगा था मैं अभी। इनका पूरा रिफॉर्म वालों का बहुत चीज़ें आती है, देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना। एक ही चीज़ नहीं है, एक चीज़ का छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। तो ये तो हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, ठीक है। अब मुझे 2 मिनट का ब्रेक दो, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, और इतने में अपनी काली की मशीन ऑन कर लेता हूँ। ओके, आकाश, हेलो। हाँ। यार मुझे फ्राइडे वाली मेल कर देना, रिकॉर्डेड मेरे मिस हो गई थी वो क्लास। मैं भेज दूंगा। मेल यार तो है तुम्हारे पास? आकाश, आज की क्लास मुझे भी दे देना यार, मेरी ऑडियो कट कट होके रिकॉर्ड हुई है भाई। ठीक है। आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दे दूंगा मैं सबको, ठीक है। सर सबको मेल कर देना फिर। मैं चैट में भेज दूंगा लिंक, चैट में कर लेना तुम लोग। ठीक है सर। चलो अब मैं, मेरे को 2 मिनट दो, ठीक है। सर ये मेरे लैपटॉप में रिकॉर्डेड का ऑप्शन क्यों नहीं आता? यार क्योंकि तुम प्रेजेंटर नहीं हो ना, तुम स्टूडेंट हो, अच्छा। ठीक है। सर और मैं हैंड फ्री लगा रहा हूँ तो मेरी वॉइस नहीं जा रही, हैंड विदाउट हैंड फ्री के मुझे बोलना पड़ रहा है बार बार। बिना हैंड्स फ्री के बोलना पड़ रहा है। सर वैसे तो मैं जो आपकी वॉइस है मैं हैंड फ्री लगा कर सुन रहा हूँ ना, हाँ हाँ, लेकिन जब मुझे बोलना पड़ रहा है तो मुझे तो हैंड फ्री माइक नहीं हटानी पड़ डिटेक्ट रही कर रहा होगा, उसका माइक नहीं डिटेक्ट कर रहा होगा ये। है। तो सर फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है यार, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। मेरे ये हेडसेट्स हैं, फाइनली ये चलते हैं, मैं यही यूज़ करता हूँ बस, ऐसा। चलो ओके गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हाँ जी, सो कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे था मैं? है यहाँ पे। सो अब हमने मालवेयर्स वगैरह की बात कर ली, टाइप्स वगैरह की बात कर ली, तो थोड़ा सा ज़रा इसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है। मैंने और अब यार हमारे पास काली लिनक्स के अंदर ना एक टूल रहता है जिसका नाम होता है MSF वेनम। पेंट पे चलते हैं। इससे पहले मैं आगे चलूँ उससे पहले दो चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। रिवर्स शेल एंड योर बाइंड शेल। ओके, सो रिवर्स शेल की अगर मैं बात करूँ, गाइस आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो रिवर्स शेल की मैं बात करूँ अगर, तो रिवर्स शेल में क्या रहता है? इस तरह के पेलोड की हम बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें डायग्राम से दिखाता हूँ। आप एक पेलोड क्रिएट करोगे, उस पेलोड को अपने टारगेट सिस्टम में सेंड करोगे, जो कि टारगेट है हमारे पास यहाँ पे विक्टिम। ठीक है। जब वो पेलोड एग्जीक्यूट होएगा विक्टिम की मशीन में, ठीक है, तो फिर विक्टिम से एक कनेक्शन बनेगा अटैकर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको देखना है एरो का डायरेक्शन, मतलब ये कनेक्शन का एरो डायरेक्शन बेसिकली। तो आप देख रहे होंगे विक्टिम से अटैकर की मशीन की तरफ डायरेक्शन में ये बन रहा है कनेक्शन। तो बेसिकली क्या है, रिवर्स शेल के केस में क्या होता है? विक्टिम इज गोइंग टू कनेक्ट बैक टू द अटैकर। ओके, तो जो आप पेलोड बनाते हो उस पेलोड के अंदर आप अपना IP एड्रेस और अपना पोर्ट नंबर मेंशन कर देते हो। पेलोड क्या सर? पेलोड पेलोड बोले तो पेलोड कैसे डिफाइन करेंगे हम? मेलिशियस पीस ऑफ कोड जो आप बनाओगे, है ना, कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल जो भी आप बनाओगे जो कि मालवेयर होएगी बेसिकली, तो मालवेयर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको हम क्या बोलेंगे? पेलोड बोल देंगे हम उसको। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी। सो रिवर्स शेल केस के अंदर जो आप पेलोड बनाते हो उसके अंदर आपको L होस्ट और L पोर्ट देना रहता है। ठीक है, तो L होस्ट और L पोर्ट क्या होता है? L होस्ट होता है आपका लोकल होस्ट, और इसको हम बोल देते हैं लिसनिंग होस्ट। और L पोर्ट होता है आपका लोकल पोर्ट, और इसको हम ये बोल देते हैं आपका लिसनिंग पोर्ट। ठीक है, लोकल होस्ट का मतलब क्या है? आपका अटैकर का IP एड्रेस, और लिसनिंग पोर्ट का मतलब क्या है? आपका अटैकर का पोर्ट नंबर। ठीक है, तो जो भी आप पेलोड सेंड करोगे उस पे वो पेलोड जो है इस L होस्ट और इस L पोर्ट पे एक कनेक्शन बनाएगा। क्योंकि सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे बाइंड शेल होता है। ठीक है, बाइंड शेल आप देख सकते हो यहाँ पे अटैकर जो है कनेक्शन बनाता है, एक फॉरवर्ड कनेक्शन बनाता है विक्टिम की मशीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे विक्टिम का IP एड्रेस दे रखा है एंड विक्टिम का पोर्ट नंबर दे रखा है, मतलब बोले तो टारगेट IP एड्रेस और टारगेट पोर्ट नंबर। और इसको हम बोल देते हैं R होस्ट एंड R पोर्ट, बोले तो रिमोट होस्ट एंड रिमोट पोर्ट, बोले तो टारगेट का IP एंड टारगेट का पोर्ट। ठीक है जी, चलते हैं जरा यहाँ पे। तो कैसे बना सकते हैं?
कमांड है हमारे पास msf venom। ओके, साथ में हमारे साथ है यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स अवेलेबल, LPFEAOBNH, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखना चाहते हैं कि किस किस तरीके से, किस किस ऑप्शन से हमारे पास पेलोड्स अवेलेबल है, किस किस टाइप के पेलोड अवेलेबल है। तो कमांड रहेगी msf venom -l हाइफन है लिस्ट करने के लिए, क्या चीज़ लिस्ट करने के लिए, पेलोड्स लिस्ट करने के लिए। तो मैं बना कुछ नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से पेलोड्स अवेलेबल है, तो मेरे को एक लंबी लिस्ट देगा पेलोड्स की जो अवेलेबल है, ठीक है। काफ़ी लंबी लिस्ट आने वाली है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है उसको पूरा प्रोसेस करने में। इट इज ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ लेफ्ट साइड में, ये है हमारे पेलोड्स, ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग पेलोड है, और जो भी आपका टारगेट आर्किटेक्चर है, टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बेसिस पे आपका पेलोड भी वेरी करेगा, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे समझो आपके भाई, विंडोज़ में आपकी EXE फाइल्स होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, राइट। और लिनक्स में अगर आप चलाओगे EXE फाइल तो वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। विंडोज़ में हमारे पास एक .bat की फाइल्स होती है, ठीक है, .exe फाइल्स होती हैं जो एग्जीक्यूट हो जाती है। लिनक्स के अंदर क्या होता है, डेबियन बेस्ड अगर तो DEB फाइल्स होती हैं हमारी, ठीक है, या फिर ELF एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है हमारी। एल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विंडोज़ में नहीं चलेगी। डेबियन बेस्ड पैकेजेस की फाइल्स हमारी विंडोज़ में नहीं चलेगी। तो जो भी टारगेट है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हमें पेलोड बनाना होता है, क्योंकि वो पेलोड हमारे टारगेट में एग्जीक्यूट तो हो पाए। अगर विंडोज़ को टारगेट कर रहा हूँ तो एक EXE बनाऊंगा, लिनक्स को टारगेट कर रहा हूँ तो देखूंगा कि कौन सा टाइप का लिनक्स है, उसके अकॉर्डिंगली या तो ELF एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाऊंगा। मैक को टारगेट कर रहा हूँ तो मैको करके एक्सटेंशन आती है इनकी, तो मैको एक्सटेंशन की फाइल बनाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे पेलोड लूँगा, ठीक है। बहुत सारे वैरायटी के पेलोड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। BSD अगर बेस्ड आपका टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अलग चलेगा, iOS है तो अलग चलेगा, ठीक है। CMD, लिनक्स बेस्ड पेलोड्स, OS X आपके बेसिकली मैक के जो पेलोड्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सन सोलारिस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस तरीके से, ठीक है। तो एक विंडोज़ का बनाते हैं जरा एग्जांपल के तौर पे। पहले तो चलो छोड़ो, पेलोड सेट करने के लिए क्या करना रहेगा, -p फ्लैग यूज़ करूँगा पेलोड सेट करने के लिए। अब यहाँ से कोई पेलोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेलोड लेट से मुझे चलाना है रिवर्स TCP, ओके, रिवर्स शेल चलाना है मेरे को एक TCP बेस। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया ये विंडोज 64 बिट के लिए शेल रिवर्स TCP, कॉपी किया, -p पेलोड में पेस्ट किया, ठीक है। साथ में अब मैं रिवर्स TCP ले रहा हूँ तो मेरे को L होस्ट और L पोर्ट देना पड़ेगा, L होस्ट देना रहेगा और L पोर्ट देना रहेगा, ठीक है। तो एक नई टैब खोल लेता हूँ, ifconfig, अटैकर का IP एड्रेस जाएगा L होस्ट में, अटैकर का IP एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, L होस्ट इज इक्वल्स टू दिस L पोर्ट, मेरे अटैकर मशीन का कोई पोर्ट नंबर, कोई भी पोर्ट ले लेता हूँ, लेट से 8080, ठीक है। साथ में देना है मेरे को -f आउटपुट फॉर्मेट के लिए, विंडोज़ का बना रहा हूँ तो EXE बेस बना सकता हूँ, EXE फॉर्मेट चाहिए मुझे। आर्किटेक्चर x64 बिट के लिए, हाइफन प्लेटफॉर्म विंडोज़, टारगेट प्लेटफॉर्म जिसके लिए आप बना रहे हो अपना पेलोड, ठीक है। -o आउटपुट फाइल किसमें सेव करना है आपको, तो यहाँ पे कर लेते हैं ch विंडोज डेमो.exe, प्रेस एंटर।
तो यहाँ पे ये पेलोड बन गया है मेरा। ls करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ch windows demo डॉट exe जो है रेडी हो गया है मेरे पास। ठीक है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो गई है बेसिकली। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से क्या बन गया है, एक तरीके से मेरा मालवेयर बन गया है ये। ठीक है, और एक exe फाइल है। तो अगर मैं इस exe फाइल को किसी विंडोज़ में जो कि 64 बिट की है उसमें इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ तो क्या होएगा, तो मेरे इस आईपी एड्रेस पे, कहाँ गया ये रहा, इस आईपी एड्रेस पे इस पोर्ट नंबर पे एक कनेक्शन आएगा, एक बेसिकली शेल का कनेक्शन आएगा। ठीक है, अब इस कनेक्शन पे, अब ये पोर्ट तो मेरी मशीन में ओपन है नहीं, तो इस कनेक्शन इस पोर्ट पे मेरे को लिसनर भी तो और करना है ना, NC-NVLP पोर्ट नंबर 8080। तो NC क्या है, हमारा नेटकैट है। ठीक है, नेटकैट यूटिलिटी है हमारे पास जो कि हमारे पोर्ट्स को ओपन क्लोज करने के लिए यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 8080 को लिसनिंग स्टेट पे डाल दिया है कि भाई अब कोई इनकमिंग कनेक्शन आएगा तो पकड़ लियो उसको, लिसन कर लियो उसको। ठीक है, अब सिंपली जब मैं अगर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अपने नेटवर्क के अंदर हेलो। मुझे साउंड नहीं आ रही यार। ये भी नहीं आ रही। बंद हो गई और स्क्रीन भी स्टॉप हो गई। करण भाई, काली लिनक्स हो गया इंस्टॉल? करूँगा भाई, वही लग रहा हूँ, डाउनलोड हो रहा है। गाइस आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, लेकिन स्क्रीन अच्छा, कहाँ तक सुना कि बीच में नेट का शायद इशू हो गया था, मैं तो बोलता ही चला गया, तो पता ही नहीं चला NS कि सर, NC तक सर, वो मॉलवेयर बन गया था हमारे। क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जैसे मैंने पेलोड्स लिस्ट करे थे ऐसे ही मैं आउटपुट फॉर्मेट्स भी लिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो MSF venom -L फॉर्मेट्स, MSF venom -H से हेल्प मेन्यू खोल के आर्किटेक्चर भी लिस्ट कर सकता हूँ -L आर्क आर्क these are valid payloads formats arcs। okay, ठीक है जी। प्लेटफॉर्म्स मैं लिस्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म सेट कर सकता हूँ, कौन कौन से आर्किटेक्चर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, कौन कौन से पेलोड सेट कर सकता हूँ, कौन कौन से फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स में से जो भी टारगेट प्लेटफॉर्म है मेरा उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही है यार, ये बाकी तो देखो आपको प्रैक्टिस करके आएगा। ठीक है,
ये कमांड लाइन पे जो आपका मतलब जो कमांड है बेसिकली, ये कौन सी कमांड क्या करती है, मैंने तो बता दिया आपको, ऐसे ऐसे लिस्ट करके देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो। बट जब प्रैक्टिस करोगे तो उसी से थोड़ी चीज़ें फाइन ट्यून होंगी आपकी, ठीक है ना। हेलो सर। हम्म, सर जो आपने ना मालवेयर की वो कमांड बनाई थी सर, उसी टाइप से हम दूसरे वो टाइप के वो बना सकते हैं मालवेयर, जैसे स्पाई का हो गया। स्पाईवेयर? हाँ, स्पाई का हो नहीं गया वो नहीं दूसरे। नहीं नहीं नहीं, ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे हम या तो रिवर्स शेल बना रहे हैं या फिर एक बाइंड शेल बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये जो हम एक तरीके से जो मालवेयर बना रहे हैं, ये सीधा आपको एक शेल कनेक्शन दे देंगे। ये अगर स्पाई वाई करना है आपको, तो फिर जब आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा ना, एक कंट्रोल मिल जाएगा, उसके बाद आप फिर मैनुअली स्पाई कर सकते हो। लेकिन ये आपको एक स्पाईवेयर बना के नहीं देगा MSFN। ठीक है सर। आ रही है बात समझ में? ये है, ये एक ऐसा मैलिशियस पीस ऑफ कोड दे देगा जो आपको एक कनेक्शन दे देगा, बस इतना काम कर सकता है ये। कोई डाउट वगैरह है गाइस तो पूछ सकते हो अभी, एनीथिंग?